प्रधानमंत्री जी का एक पहले का बयान है कि मैं गुजराती हूँ, मेरी रगों में व्यवसाय दौड़ रहा है। अब प्रधानमंत्री जी का बयान आता है कि मेरी नसों में सिंदूर और वो भी गर्म सिंदूर। बहुत अच्छा जवाब राहुल गांधी दे सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से पाकिस्तान के प्रवक्ता के तौर पर आजकल बोल रहे हैं और जिस तरह देखिए, से सवाल मेरा मोदी जी से है, आप राहुल गांधी जवाब मैं दे रहे हैं। उसी के विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नवयुग के निर्माता हैं और ऐसा नेता इस मातृभूमि पर बस एक बार ही आता है। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की सियासी गलियारों में हलचल मच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नसों में लहू की जगह सिंदूर दौड़ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुंवर वासिद अली जी हैं, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे दो मुद्दा आज होने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर और वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड जो भारतीय जनता पार्टी एक कानून लेकर आई, जिससे पूरे मुसलमान समाज में खलबली सी मच गई। मुसलमानों ने इसका बढ़ चढ़कर विरोध किया। ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में पर्चे भी फाड़ दिए। क्या कुछ कहेंगे नेताजी? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। तो में खून की जगह सिंदूर दौड़ रहा है प्रधानमंत्री जी के। देखिए, जब देश की भावनाएं और जो देश पर जुल्म हो और जी। जब सुहाग उजड़े और उसको जिस तरह से मोदी जी ने बदला लिया और जिस तरह से कार्रवाई की, तो आपने पिछली सरकारों में देखा होगा कि जब इस तरह की घटनाएं हुआ करती थी और देश पर हमले हुआ करते थे, जी। तो भटकल जैसे लोगों से, यासीन जैसे लोगों से प्रधानमंत्री वार्ता करते थे, उनके लोग बैठ के बात करते थे और गुहार लगाया करते थे कि ये आगे से ना हो और हम बात करेंगे, इस पर ये करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन ये पहली सरकार है कि सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के, एयर स्ट्राइक से लेकर के, आपने अब ये कार्रवाई देखी होगी और ये वो पुराना पैटर्न हो गया कि जब बुलडोजर चला करता था, अब बम से घर उड़ाए जाते हैं और आतंकवादियों को सबक सिखाया जाता है और पानी तक के लिए तरसाया जाता है। तो निश्चित रूप से जब बहन बेटियों का सिंदूर जड़ता है, तो चाहे भाई को, बाप को या किसी को भी चिंता होती है और वही चिंता देश के गार्जियन के रूप में मोदी जी को है। और मोदी जी ने अपनी भावनाओं के लोगों के सामने इस तरह से जाहिर किया है कि आज उन्होंने अपने आप को केवल एक प्रधानमंत्री नहीं, एक बहनों का भाई अपने आप को साबित किया है और माओ का बेटा साबित किया है। और यही प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है कि पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आज मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है। लेकिन नेताजी, आप बताइए कि लहू की जगह सिंदूर कैसे बह सकता है? प्रधानमंत्री जी का एक पहले का बयान है कि मैं गुजराती हूँ, मेरी रगों में व्यवसाय दौड़ रहा है। अब प्रधानमंत्री जी का बयान आता है कि मेरी नसों में सिंदूर और वो भी गर्म सिंदूर। मैंने सिंदूर के साइड इफेक्ट जब पढ़े तो पता चला कि अगर उसे कोई घोल के पी लेता है तो उससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। सिंदूर से चमड़े का कैंसर भी होता है। सिंदूर से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। सिंदूर से जो किडनी होती है फेल होने के चांस होते हैं। यहाँ तक लोग बहुत उसके इफेक्ट हैं, आप तो जानते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? इस पर बहुत अच्छा जवाब राहुल गांधी दे सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से पाकिस्तान के प्रवक्ता के तौर पर आजकल बोल रहे हैं और जिस तरह देखिए, से सवाल मेरा मोदी जी से है, आप राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं। उसी सिंदूर पर आ रहा हूँ। जी। और सिंदूर को जाड़ने का असर क्या होता है, वो पाकिस्तान के लोग जानते हैं, पाकिस्तान की सेनाएं जानती हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी जानते हैं। और पाकिस्तान परस्त जो पाक टेरिटरी और जो उन्होंने अपने आतंकवाद के अड्डे खोले थे, जिस तरह से तबाह हुए हैं, वो जानते हैं कि सिंदूर के अंदर साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं और सिंदूर उजाड़ने के असर क्या क्या हो सकते हैं। ये पाकिस्तान से बेहतर आज कोई नहीं जानता और इसीलिए मोदी जी ने उसी दृष्टि से बात कही। और अगर सिंदूर की ताकत देखनी हो तो पाकिस्तानी से जाकर पूछिए। विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि अपना सिंदूर संभाल नहीं पाए, अब सिंदूर रगों में दौड़ने लगा। मैंने कहा ना, विपक्ष के लोग पाकिस्तान और चाइना से मिले हुए हैं और जिस तरह से वो बात करते हैं। अच्छा, मतलब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, ये सब पाकिस्तानी एजेंट है? देखिए, जिस तरह से वो बात करते हैं और जो उनके सवाल हैं। तो फिर ज्योति मल्होत्रा पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी की ही नेता। नहीं, ये भी केवल भाजपा में ही संभव है कि गलत कोई भी हो, चाहे अपना हो, पराया हो। और मैं ज्योति मल्होत्रा को नहीं जानता कि आपने जो कहा कि भाजपा यूट्यूबर हैं एक और भाजपा यूट्यूबर होने की भाजपा के सदस्य भी हैं। नहीं, भाजपा के और सदस्य। पाकिस्तानी एजेंट है। देखिए, मोदी जी की सरकार में उस पर कार्रवाई हुई है। विजय शाह पर कितना कार्रवाई हुई?
नहीं, विजय शाह पर जिस तरह से कार्रवाई हुई, उनको कैबिनेट की बैठक में नहीं बुलाया गया, उन पर एफआईआर हुई और उस पर निर्णय होगा। आप तो अल्पसंख्यक समाज से प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या सूफिया कुरैशी मुस्लिम होने के नाते आतंकवादी है या फिर भाजपा की नजर में हर मुसलमान आतंकवादी है? सोफिया कुरैशी हो या कोई और सैनिक हो, वो सैनिक है, वो भारतीय है और यदि गलत नहीं होता तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई नहीं होती। और आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस पर आगे बढ़ रही है, आज पूरे देश के अंदर जश्न का माहौल है और जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया गया है, वो केवल जो 56 इंच के सीने हमारे मोदी जी का है वही कर सकते हैं। ये नेताजी मुस्कुरा रहे हैं, 56 इंच में लगता है कुछ खोट है। खोट तो नजर में है, जो लोग देखते हैं कि 56 इंच का सीना है और निश्चित रूप से आप देखेंगे। इसी पर तो आपने जब खोट की बात की तो हमको एक शायरी विपक्ष के एक नेता ने कहा था कि नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं, 14 से 24 तक बस्तियां लूटने वाले फिर सुधारों की बात करते हैं। मैं तो कहूंगा कि विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नवयुग के निर्माता हैं और ऐसा नेता इस मातृभूमि पर बस एक बार ही आता है। तो मोदी जी एक निर्माण करने आए हैं। करने नहीं आए हैं, देश का निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो पथ निर्माण हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे सेना हो, चाहे आप सेना को ताकत देने का निर्णय रहा हो। मोदी जी युवाओं से लेकर, बहनों से लेकर, गरीबों से लेकर के, सड़कों से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर, रेलवे से लेकर, एजुकेशन से लेकर सब देश का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। और जो कांग्रेस के दौरान जो 85 पैसा भ्रष्टाचार की कोख चढ़ जाया करता था, आज वो 100 के 100 पैसे गरीबों तक पहुंचते हैं। ये भी मोदी जी ने दिया है। नेताजी आपने एक नरेंद्र मोदी जी की फोटो देखी होगी, गली मुहल्ले चौराहे पर लगी है। मोदी जी पूरा वर्दी में हैं, हेलमेट को दबाकर जा रहे हैं। क्या मोदी जी की सेना के किसी पद पर हैं? देश का जो प्रधानमंत्री है, वो सभी सेनाओं का कमांडर होता है, वो सभी सेनाओं से समन्वय बनाता है, वो सभी सेनाओं को तालमेल बना करके आगे बढ़ता है। और उन्होंने जो ये फोटो है, ये पुरानी थी और निश्चित रूप से जब देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो जिस तरह से एक लड़ाई जो चाहे करें। जो लड़ाई के मुहाने पर जब आगे रह करके कमांड करते हैं, तो कमांडर ही कर सकता है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि सेना को पीछे करके खुद आगे बढ़ गए, हेलमेट लगा के वहां पे लड़ने गए थे। विपक्ष वाले तो चाइना की बात भी कर रहे हैं, विपक्ष वाले पाकिस्तान की बात भी कर रहे हैं, विपक्ष वाले बांग्लादेश की बात भी कर रहे हैं। विपक्ष वाले तो क्या-क्या कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि विपक्ष वाले तो अपना खर्चा भी दूसरे मुल्कों से ले रहे हैं। खाते वो हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है। नेताजी आपने देखा होगा कि 71 में जब युद्ध हुआ और कारगिल युद्ध हुआ, अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की, इंदिरा जी ने परवाह नहीं किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परवाह नहीं किया। मोदी जी आखिर झुक कैसे गए? सीज फायर का आदेश अब अमेरिका जैसा देश देगा। कहाँ दिया? मोदी जी ने भी स्पष्ट किया, जयशंकर जी ने स्पष्ट किया, सेना ने स्पष्ट किया। जयशंकर जी ने तो ये भी कहा कि हमने और बता के सुनिए, हमले किए सुनिए, थे। जिस पर आपको यकीन है, ट्रंप ने भी कहा कि हमारा इस जंग को मुझे ट्रंप पे कोई यकीन नहीं, मुझे मोदी जी पर यकीन है। मैं अपने देश का खाता हूँ, देश का गाता हूँ। तो मोदी जी की बात सुनिए, उन्होंने भी कहा और ट्रंप ने भी कहा कि इस जंग को रोकने में हमारा कोई हाथ नहीं है। एक और साथ ही साथ मोदी जी ने कहा कि ये बदलता हुआ भारत है और यहाँ अब स्पष्ट रूप से नीति है कि देश पर यदि कोई आतंकवादी हमला होगा तो युद्ध का आगाज होगा। हम सेना से पूछेंगे नहीं, सेना को खुली छूट है, वो समय तय करेगी, स्थान तय करेगी, अपनी रणनीति तय करेगी, बदला लेगी। तो इस तरह की छूट भी कर मोदी जी दे सकते हैं। वक्फ बोर्ड पर बात करेंगे। मुसलमानों का हक और अधिकार छीना जा रहा है। वक्फ की जो जमीनें होती हैं, तालीम देने के लिए होती हैं, मदरसों के लिए होती हैं, अस्पताल के लिए होती हैं, कब्रिस्तान के लिए होती हैं, उस पर नरेंद्र मोदी जी कब्जा क्यों करना चाहते हैं? ऐसा मुस्लिम के बड़े-बड़े नेताओं का आरोप लगता है। देखिए आप शायद यूट्यूब भी ज़्यादा देखते हैं। आप अगर बिल पढ़ते या आप संसद की बातों को सुनते या जो संसद में लंबी बहस हुई, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की राय ली गई। सबसे लंबी बहस हुई और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री, संसदीय मंत्री सबने बताया कि इस बिल से किसी भी कब्रिस्तान को नहीं लिया जाएगा, किसी मस्जिद को नहीं लिया जाएगा, किसी दरगाह को नहीं लिया जाएगा, मुस्लिमों का कोई इदारा नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने यतीमों का, मिस्किनों का, गरीबों का हक मार करके बिल्डिंगें बनाई हैं, जिन्होंने अस्पताल की जगह अपने घर बनाए हैं, जिन्होंने जो है यतीम खानों की जगह
अपने मॉल बनाए हैं, उन लोगों से जरूर हिसाब लिया जाएगा, और जिन्होंने सरकार की जमीनें कब्जाई हैं उनसे हिसाब लिया जाएगा। और साथ ही साथ ये बिल गरीबों को न्याय देने का है, ये बिल यतीमों को न्याय देने का है। और सवाल ये भी पूछेगा, उन लोगों से सवाल करते हैं कि वक्फ बोर्ड के जरिए कितनी शादियां हुई, वक्फ बोर्ड के जरिए कितने स्कूल चल रहे हैं, कितने अस्पताल चल रहे हैं, और कितने आज तक हॉस्पिटल बने हैं। यानी कि जो गरीबों का हक मारा गया, देश का सबसे बड़ा घोटाला, अरबों का घोटाला अगर कहीं निकलेगा तो वक्फ बोर्ड में निकलेगा, क्योंकि 12,000 करोड़ से ज्यादा की एक साल में आय वक्फ बोर्ड से होती है। लेकिन जो कांग्रेस की सरकारों में 166 करोड़ दिखाई गई, ये बाकी पैसा कहाँ गया? जवाब तो ये बनता है, इस पैसे को कांग्रेस के लोगों ने बांटा, जबकि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, उन्होंने 22,000 करोड़ की संपत्ति कब्जाई हुई है। और आप साजिश को समझिए, इस साजिश को चलाने के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ताकत देने के लिए कांग्रेस, सपा, आरजेडी और जो जमीयत उलमा हिंद है, वो पीछे से पैसा और ताकत दे रही ताकि आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए और इस आंदोलन के जरिए देश का माहौल खराब किया जाए। यानी कि जिन लोगों ने गरीबों का हक मारा था, वो एक सुनियोजित षड्यंत्र करके और सुनियोजित साजिश करके और सुनियोजित तरीके से आंदोलन करके इस आवाज को दबाना चाहते हैं। मोदी जी की आवाज है, गरीबों की आवाज है, दबने वाली नहीं है। गरीबों का हक गरीबों को मिलेगा। ओवैसी साहब कहते हैं कि आने समय पर अपने बाप दादाओं के कब्र पर फूल नहीं चढ़ा पाएंगे, तब उनको पता चलेगा कि कितना खतरनाक मैं काम है। कहता हूं कि कब्र का कोई सिस्टम इस्लाम में नहीं है। कब्र और कब्रिस्तान ये समाज के लिए हैं, इनको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, इनको कोई बदल नहीं सकता, इनको कोई ले नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से वो एक इमोशनल स्पीच देकर के लोगों को भड़काना चाहते हैं, दंगे कराना चाहते हैं, कांग्रेस की, सपा की, इन सब की यही साजिश है कि मुसलमानों को मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर सड़कों पर लाया जाए। लेकिन मुसलमान जान चुका है, इसलिए न दूरी है न खाई है। मुसलमान कह रहा है कि मोदी हमारा भाई है। अच्छा, मोदी अब मुसलमानों का भाई हो गया। मोदी जी लोग अरब जो मुस्लिम समाज के लोगों से जब हम मिलते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी तो एक तरफा चलते हैं और योगी जी भी एक तरफा चलते हैं। मुसलमानों के घर चुन चुन के बुलडोजर चलवाया जाता है, अतीक अहमद को मार दिया जाता है। अतीक अहमद को मार देना, ये मान लीजिए कि एक समाज की गंदगी को साफ करने जैसा है। साथ ही साथ जिन लोगों ने गरीबों की जगह कब्जाई थी, वो लोग किसी भी समाज के हों, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बदमाश और इस तरह के जो माफिया होते हैं, वो किसी के नहीं होते, ना धर्म के होते हैं। जब सरकार कार्रवाई करती है, धर्म देखकर नहीं, उनके हिस्ट्री शीट देख कर, उनके कारनामे देखकर कार्रवाई करती है। लेकिन वोटों के सौदागर इसमें भी सौदा करने की कोशिश करते हैं और इसको बेचने का काम करते हैं। समाज के अंदर पुड़िया भेज दो और लोगों को भड़का दो, बहका दो, यही उनका काम होता है। नेताजी, एक आखिरी सवाल, रगों में लहू बह रहा है या गर्म सिंदूर? देखिए, लगों में सिंदूर या लहू की बात नहीं है। भावनाएं राष्ट्रवाद के साथ हैं, भावनाएं देश के साथ हैं, उन बहनों के साथ है जिनकी मांगों का सिंदूर उजड़ा है। मतलब मान ले हम कि आपकी भी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। पूरे आपकी रगों में भी दौड़ रहा है, क्योंकि देश की जब भावना आहत हुई तो मुझे लगता है बुरा आपको भी लगा होगा, गम आपको भी हुआ होगा। और जब किसी बहन का सिंदूर उजड़ता है तो गम सबको होता है। जी नेताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो हमारे साथ में कुरवासित अली जी थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। आप लोग इस पूरी बातचीत को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।